टेस्ट डन फॉर मॉनिटर ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। किसी भी पेशेंट को यदि ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रहा है तो उस कंडीशन में कौन सी, अगर ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रहा है तो उस कंडीशन में उसको टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सा हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। खाने वाली दवाओं के माध्यम से स्कंदरोधी चिकित्सा की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। हिंदी कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप लोगों का डिमांड था कि हिंदी भी होना चाहिए क्वेश्चन का, इसलिए मैं मेंशन करवा देता हूँ। हालाँकि मुझे समझाने में और समझ में मुझे इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर रहता है, तो मैं उसी के बिहाफ पे आपको समझाते चलता हूँ। क्वेश्चन की सिंपल सा है कि जो पेशेंट जिनको ओरल एंटीकोगुलेंट की थेरेपी चलती है, ओरल एंटीकोगुलेंट की थेरेपी जिनको दी जाती है। अब यहाँ पे बात आता है कि ओरल एंटीकोगुलेंट की थेरेपी दिया किनको जाएगा। एंटीकोगुलेंट क्या होता है सर? वैसा सब्सटेंस होता है, वैसा केमिकल होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, ब्लड को क्लॉट नहीं बनने देता है। तो अब जाहिर सी बात आ रही है कि इस एंटीकोगुलेंट को तो सर हम लोग यूज करते हैं लैबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए हम लोग ब्लड बैंक में यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट के। थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, बॉडी में चढ़ाने की क्यों नीड पड़ गई? बाहर तो हमें क्लॉटिंग से प्रिवेंशन करना था, तो इसलिए हमने एंटीकोगुलेंट यूज कर लिया। ब्लड बैंक में हमें नीड पड़ती है सर कि ब्लड क्लॉट ना हो जाए प्रायर टू द ट्रांसफ्यूजन, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। बॉडी में क्यों नीड पड़ गई? 2-3 कंडीशन में नीड पड़ती है। सबसे फर्स्ट वन में तो नीड पड़ती है कि यदि किसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो। क्या है सर? कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, मतलब उसकी बॉडी में स्मॉल क्लॉट्स बनते हैं। क्या बनते हैं सर? स्मॉल क्लॉट्स बन रहा हो, उसके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में हेमोडाइल्यूशन काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि हेपेरिन की कमी हो गई, हो सकता है कि फ्लूइड पार्ट कम हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा या हो सकता है प्लेटलेट की काउंट कम हो गया हो सकता है कि उसकी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन सभी में से कोई भी रीजन से जो है उसकी बॉडी में क्लॉट बनते हैं। तो इस कंडीशन में उसके बॉडी में क्लॉट बनेंगे तो उन क्लॉट को हमें क्या करना होगा सर? डाइल्यूट करना होगा। क्या करना होगा सर? डाइल्यूट करना होगा, उनको ब्रेक डाउन करना होगा। फिर ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग जो है एंटीकोगुलेंट की थेरेपी देंगे। दूसरा कंडीशन आता है कि यदि किसी को वल्व की सर्जरी, हार्ट के वल्व की सर्जरी हुई हो। क्या सर? हार्ट के वल्व की सर्जरी हुआ हो। अब हार्ट के वल्व के सर्जरी में एंटीकोगुलेंट की थेरेपी का क्या रोल है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जाहिर सी बात आनी भी चाहिए। नहीं आ रही है तो लाओ। हार्ट का क्या काम है सर? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। हार्ट का क्या काम होता है सर? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि विच पंप्स द ब्लड। उसका और कोई काम नहीं है। जो आप बोलते हो कि हमारी दिल टूट गई, हमारे दिल के तराने जुड़ गए, हम दिल दे बैठे, हम दिल दे चुके सनम, ये सब जो है ना वो बकवास की बातें हैं। दिल का ऐसा कोई काम ही नहीं है, हार्ट का ऐसा कोई काम ही नहीं होता है साहब। हार्ट का केवल एक ही काम होता है, अकॉर्डिंग टू अवर मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी, दैट इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है विच ओनली पंप्स द ब्लड। जो भी हमारे बॉडी में ब्लड है उनको केवल पंपिंग करने का काम करता है। जो भी ब्लड आया, जो भी ब्लड आया बॉडी की हर एक मिनट में पूरी ब्लड वॉल्यूम जितना भी है, 8% ब्लड ऑफ बॉडी वेट, 5 to 6 लीटर जितना भी ब्लड वॉल्यूम है, उन सबको पर मिनट जो है उसको हार्ट में जाना है और पंप कर देना है। बॉडी से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेगा, फिर लंग्स तक पहुंचाएगा, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आएगा, फिर हार्ट में लाएगा, फिर हार्ट से आर्च ऑफ हार्ट से सारे आर्टरी के थ्रू आपके बॉडी तक पहुंचा देगा। यही काम है हार्ट का। तो अब सोचो कि हार्ट जो है हर मिनट जो है लब ढप लब ढप लब ढप लब ढप इस तरीके से जो है सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, पंपिंग करता है। तो उसको जोर लगता है, यानी कि ब्लड को ऐसे ऐसे सिकुड़ क्यों रहा है? ब्लड को खींचने के लिए। फैल क्यों रहा है? ब्लड को छोड़ने के लिए। उसको जोर लगाना पड़ता है। तो ब्लड की तो ब्लड की अपनी एक विस्कोसिटी है, ब्लड की अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। जितने प्रकार के उसमें सेल सॉलिड मास पाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी लिक्विडिटी डिफाइन होती है। क्या होता है सर? उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी लिक्विडिटी डिफाइन होती है।
अब यदि ब्लड नॉर्मल अमाउंट में लिक्विड है, जितना फ्लूइडिटी होनी चाहिए, जितना ऐसा कहो कि जितना पतला होना चाहिए, ब्लड की यदि कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, तब तो हार्ट को पंप करने में कोई परेशानी नहीं। सिकुड़ा फूला उसमें जा रहा है, ब्लड निकल रहा है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल हार्ट में वाल्व की सर्जरी हो गई, ठीक? तो हार्ट के वाल्व की सर्जरी हुई, इसका मतलब कि वाल्व ऑलरेडी कमजोर हो गए। बहुत मजबूत रहते तो अच्छे से खींच लेते ब्लड को, अब कमजोर हो गए। तो कमजोर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा सर? ज्यादा गाढ़ा ब्लड, जितना पहले से भी नॉर्मल भी गाढ़ा ब्लड था, वो अगर हम हार्ट में जाएंगे तो वो खींच ही नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा। जो नेचुरल बनाया है ना भगवान ने, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आर्टिफिशियल जो लगाते हैं उतना शक्तिशाली नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हमें ब्लड को क्या करना पड़ता है सर? ब्लड थिनर यूज करना पड़ता है, ब्लड को पतला करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ता है? डिक्रीज करना पड़ता है। अब ब्लड पतला होगा तो इजीली खींचा जाएगा। अब ऐसा एग्जांपल से समझो, एक आप ग्लास में मधु लो, शहद, हनी, और एक में पानी, दोनों को ऐसे गिराओ, कौन पहले गिरेगा? पानी गिरेगा। हनी धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता ज्यादा है। सेम यहाँ हार्ट पे हो गया। अब हम हार्ट को क्या बोले कि सुनो, तुम कमजोर हो ना, तो हम तुमको कम काम करने के लिए देते हैं, हम ब्लड को ही पतला कर देते हैं। तो जिनको भी ओपन हार्ट बल्ब सर्जरी हुआ रहता है या हार्ट के बल्ब की सर्जरी हुआ रहता है, उनको एंटीकोगुलेंट की थेरेपी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीकोगुलेंट क्या करेगा सर? ब्लड को डाइल्यूट कर देगा, थिन कर देगा, फिर हार्ट को ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशन में है प्यारे, क्या करना पड़ता है सर? इन दोनों कंडीशन में जो है इनको हार्ट एंटीकोगुलेंट की थेरेपी दी जानी होती है। अब किसी को भी यदि हमने ओरल ओरल मतलब माउथ के थ्रू खाने वाला एंटीकोगुलेंट दिया, तो वो एंटीकोगुलेंट, सुनो मेरी बात को ध्यान से, वो एंटीकोगुलेंट हमने क्यों दिया? दोनों कंडीशन में क्लॉट बन रहा था तब भी, और जब हेमोडायलेशन करना था तब भी हमने क्यों दिया? हमने बस इसलिए दिया कि ब्लड को हम पतला कर दे। क्लॉट हम कैसे तोड़ेंगे? डाइल्यूट कैसे हम करेंगे? क्लॉट को हम घोलेंगे कैसे? जितना ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन था उसमें एंटीकोगुलेंट मिला दे तो ब्लड का फ्लूइडिटी बढ़ गया, तो क्लॉट जो है डाइल्यूट हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशन में हम ब्लड को पतला कर रहे थे, थिन कर रहे थे। तो ब्लड पतला हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम चेक करेंगे। ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी में ब्लड, हमने ओरल एंटीकोगुलेंट दिया, वो एंटीकोगुलेंट काम किया कि नहीं किया बॉडी में, कैसे पता चलेगा? जब ब्लड पतला हो गया होगा तो काम कर गया, नहीं पतला किया तो काम नहीं किया, है ना, जाहिर सी बात। तो ब्लड पतला हुआ कि नहीं हुआ, ई हम कौन सा टेस्ट से कर पाएंगे? ए हमको बताना है। इसको हम कर पाते हैं आईएनआर से, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। एक्चुअल में आप पीटी भी बोल सकते हो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम से ही हम कैलकुलेट करके आईएनआर निकालते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम से जब हम आईएनआर निकालते हैं, आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 1 होता है। अगर नॉर्मल गाढ़ा ब्लड है तो उसमें जो है क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जो है मतलब कि पीटी जो है एकदम नॉर्मल समय पे हो जाएगा। किसी को हमने एंटीकोगुलेंट दिया ना, ब्लड डाइल्यूट कर दिया, तो पीटी ऑलरेडी जो है इंक्रीज होगा, है ना? पीटी जब इंक्रीज होगा तो आईएनआर भी इंक्रीज होगा। तो किसी भी इंडिविजुअल को यदि हम ओरल एंटीकोगुलेंट की थेरेपी दे दी जाती है, तो उस इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेड आईएनआर जो एक्सपेक्ट की जाती है वो 2 टू 3 की जाती है, या 2.5 टू 3.5 किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल में ओरल एंटीकोगुलेंट की थेरेपी चल रही है और आफ्टर ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी हम उसका आईएनआर करेंगे, तो उसका आईएनआर 1 नहीं आना चाहिए। नॉर्मल 1 है लेकिन 1 नहीं आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2.5 से लेके 3.5। यदि 2 से लेके 3 या 2.5 से लेके 3.5 आ रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमने जो एंटीकोगुलेंट दिया था थेरेपी के रूप में इस बंदे को, वो काम कर गया, इसका ब्लड पतला हो चुका है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को डायग्नोस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये टीटी जो है, इस पीटी को क्या फुल फॉर्म होता है सर? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। दूसरे पेज पे लिखूं क्या? पीटी का मतलब क्या होता है सर? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, जो कि किसके लिए यूज होता है सर? एक्सट्रिंसिक पाथवे को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है।
अब आपको हेमेटोलॉजी में ना मैं पढ़ाऊंगा आपको कोगुलेशन का एक मैकेनिज्म होता है, हेमोस्टेसिस उसको बोलते हैं। उसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, 3 पाथवे होते हैं, वो वहीं पढ़ाई जाएगी आपको हेमेटोलॉजी में। दूसरा आता है टीटी, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, कभी ये भी पूछ देगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम किस पाथवे को डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं, या प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस पाथवे को डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम किसके लिए यूज करते हैं सर? कॉमन पाथवे को डायग्नोस करने के लिए। किसको? कॉमन पाथवे को डायग्नोस करने के लिए। एक है यहां पर एपीटीटी, एक है यहां पर एपीटीटी। एपीटीटी का क्या फुल फॉर्म होता है सर? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये जो है इंट्रिंसिक पाथवे को, किसको डायग्नोस करने के लिए यूज होता है सर? इंट्रिंसिक पाथवे को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। पीटी का जो नॉर्मल रेंज होता है, इधर में आप नॉर्मल रेंज भी याद रख सकते हो। नॉर्मल रेंज जो होता है पीटी का, वो होता है 12 से 14 सेकंड। एसीसी का मतलब समझ लेना सेकंड। किसी किसी बुक में 11 से 16 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। टीटी का नॉर्मल रेंज तो, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का नॉर्मल रेंज तो यार मेरे को अभी दिमाग में नहीं है, किसी को होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का 25 से लेकर के 35 सेकंड होता है, एसीसी सेकंड होता है। और आईएनआर का मैंने बताया ही आपको कि 1 होता है नॉर्मल रेंज, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईएनआर।